आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारे कल नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन की कुछ गैसेस यानी कि NH3 अमोनिया गैस और HNO3 नाइट्रिक एसिड जो बचा था हमारा, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले तो एक उसमें छोटा सा एक पॉइंट जो रिमेनिंग था वो मैं आपको कंप्लीट करा दूं। जैसे हमने ऑक्साइड्स पढ़ लिए हैं नाइट्रोजन के सारे, तो उनमें से बच्चों कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड्स होंगे? एक तो होगा NO, एक हो सकता है NO2, है ना, और एक आपका जैसे होता है कार्बन का भी होता है ना, CO2। इस टाइप से बच्चों ये क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अब आओ हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन आपका जैसे हमने हेलाइड्स पढ़े थे ना, हाइड्राइड्स पढ़े थे, उसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे तो NH3 बनेगा। तो ये एक हाइड्राइड है नाइट्रोजन का। अब इसमें हमें नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ ले नाइट्रोजन अमोनिया की। इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया गैस, है ना। तो आप इसको एक पॉइंट बना करके उसमें लिखेंगे प्रिपरेशन। तो पहले लिखेंगे प्रिपरेशन इसकी। तो प्रिपरेशन होती है बच्चों इसकी, देखो प्रिपरेशन इसकी 2 टाइप से हो सकती है। फर्स्ट आप लेंगे, यहां मैं रिएक्शन ऐसे इस टाइप से करता हूं, फर्स्ट आपकी। तो रिएक्शन फर्स्ट इधर थोड़ा इधर से लो, आएगा लिक्विड रिएक्शन, है ना। देखो फर्स्ट में क्या होगा, अगर आप लेते हैं 2 यूरिया मॉलिक्यूल ले लो, है ना। 2 यूरिया मॉलिक्यूल लेंगे तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है, तो देखो ये आपने 2 मॉलिक्यूल लिए, प्लस में 4 वाटर मॉलिक्यूल ले लो। अब 4 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या बनेगा? अच्छा एक काम करो, ये आपका अमोनिया के बाद आपको HNO3 पढ़ना है, फिर हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्या पढ़ेंगे? फॉस्फोरस, है ना, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो ये पढ़ेंगे हम। तो ये मैं हटा देता हूं, फिर ये रिएक्शन पूरी हमारी बोर्ड पर आएगी नहीं। तो प्रिपरेशन में फर्स्ट हमारा था क्या? अमोनिया को प्रिपेयर करना है, वो है उसके लिए आप पहले लेंगे 2 यूरिया मॉलिक्यूल, प्लस में लेंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल, और अब इसकी रिएक्शन आप कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? तो सबसे पहला आपका जो है वो बनाओ, क्या बनेगा? NH3। ठीक है, NH3 प्लस में एक आपका NH4 होल ट्वाइस CO3, है ना। यह अमोनियम कार्बोनेट भी बनेगा, प्लस में CO2 बन जाएगा बच्चों, और बाकी जो बचेगा वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रिपरेशन अमोनिया की क्या होती है प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस ये हो गई। ठीक, तो ये वैसे ही सेकंड प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट, जिससे भी आप बना सकते हो, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। ठीक है बच्चों, अमोनियम सॉल्ट से कैसे बनाओगे? देखो रिएक्शन देखो इसकी, NH4Cl, है ना, ऐसे बनाओगे। प्लस में अगर आपने लिया इधर CaOH, है ना, CaOH होल ट्वाइस, तो यहां बनेगा आपका क्या? यहां बन जाएगा आपका NH3, और इधर में आपका CaCl2, है ना, NH3 प्लस CaCl2। तो ये बन जाएगा बच्चों, बाकी बचेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये इस टाइप से हाँ रिएक्शन बैलेंस कर लेना। तो ये एक चीज और मैं बता दूं, रिएक्शन बैलेंस करना हम सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में। आपको बिल्कुल यहाँ रिएक्शन बैलेंस करने की चिंता नहीं करना है, हम रिएक्शन बैलेंस करना रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, वो भी वीडियो में बना करके आपके लिए डाल रहा हूँ, तो आप उसमें पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि मेन जो आपकी प्रिपरेशन की जो रिएक्शन है वो क्या है? अमोनिया गैस के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो प्रॉपर्टी कैसे होगी ये देखते हैं। प्रॉपर्टीज आप इसमें देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे आप इसमें। तो फर्स्ट है बच्चों, ये क्या कैसी होती है? कलरलेस होती है, तो इसका कोई कलर नहीं होता है। फर्स्ट आप लिखो कलरलेस। सेकेंड लिखो पंजेंट स्मेल आती है इसमें से। ठीक है, पंजेंट स्मेल से। थर्ड होता है बच्चों इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स, ऐसा लिख सकते हैं। फोर्थ होगा बच्चों आपका, ये सोल्यूबल इन वाटर होती है, जो अमोनिया गैस है सोल्यूबल इन वाटर होगी। तो ये प्रॉपर्टी हो गई एक इसकी। अच्छा एक चीज और आपको याद रखना है कि ये डिटेक्शन ऑफ कॉपर मेटल, डिटेक्शन ऑफ मेटल्स में यूज में आती है ना। तो इट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ मेटल एटम। तो कैसे? इसका 4 पॉइंट यहां लिख दिया मैंने, 5 इधर लिख देता हूं। यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ मेटल,
या फिर Cu2+ ऐसा कर देता हूँ, Cu2+ के डिटेक्शन में यूज होती है। तो इसका क्या होगा, रिएक्शन देख लो, इसका डिटेक्शन कैसे कर रहा है। तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड का काम करता है NH3। तो क्या होगा आपका, सपोज आपने यहाँ लिया Cu और प्लस में आप ले लेते हैं 4NH3, तो क्या बनेगा आपका, उधर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और वो कैसा, वो Cu2+ में है ना, तो ये बनेगा आपका क्या, कॉम्प्लेक्स में Cu, और इधर हो जाएगा आपका क्या, ब्रैकेट में NH3 होल्ड 4, और ये होगा आपका क्या, 2+ में। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आपको याद रखना है, डिटेक्शन ऑफ सेंटर, डिटेक्शन ऑफ मेटल एटम में भी यूज होती है। अब लास्ट पॉइंट इसका एक है कि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे करेगी आपको देखना है। सपोज आपने लिया क्या, NH3+ में लिया NH, वो HCl ले लो, एक काम करो, अगर आप HCl लोगे, HCl तो क्या बनाएगा, एक Cl जोड़ दो, हाइड्रोजन भी इसी में जोड़ दो, NH4Cl बन जाएगा, तो सॉल्ट बन गया ना, अमोनियम सॉल्ट, NH4Cl, ये इस टाइप से। तो ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन भी करता है, किसके साथ, रिएक्शन पर, एसिड के साथ, यानी कि ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। तो इस टाइप से बच्चों, ये तो हुआ आपका NH3 गैस। अब हम पढ़ते हैं HNO3। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है ना, ये नाइट्रोजन के ही एसिड से, जो हम पढ़ के इनको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमें पढ़ना है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका HNO3। फर्स्ट आप पढ़ते हैं हमेशा, प्रिपरेशन पहले कर लो उसका, प्रिपेयर कैसे करोगे, तो प्रिपरेशन होता है बच्चों इसका, NaNO3 ले लो पहले, है ना। देखो क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका फ्रॉम सोडियम नाइट्रेट। तो देखो NaNO3 से आप कैसे बनाओगे, प्लस में आप ले लो H2SO4, NaNO3 प्लस H2SO4। देखो क्या बनेगा इससे, इससे आपको मेन तो बनाना है अपना HNO3, तो एक HNO3 बना लो, प्लस में आप ले लो क्या, H2SO4 था ना, ये Na इधर जोड़ दो, इधर से एक हाइड्रोजन इधर जोड़ा हमने, तो ये हो जाएगा आपका NaHSO4, है ना। तो ये हो गया बच्चों आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब इसका एक ये तो हो गई क्या, इसकी प्रिपरेशन एक और होती है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, है ना। ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपको अक्सर पूछी जाती है अगर एग्जाम में, तो आपको याद रखना है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है। देखो ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्शन कराते हैं किसकी, अमोनिया की। तो HNO3 प्लस लिया आपने, यहाँ पर 5O2 ले लो सपोज, तो यहाँ बन जाएगा आपका HNO3, सॉरी HNO3 नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा आपका NO प्लस में यहाँ H2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे वाटर के, बैलेंस कर लेना रिएक्शन को। अब देखना है आपको क्या, हाँ ये हो जाएगा, 4 कर लो इसको, ये हो गई बैलेंस। ठीक है, अब देखो तो यहाँ जो NO बना है, ये NO के 2 मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं और O2 से रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, तो यहाँ बनेगा आपका NO2। अब NO2 जो बनेगा, इस NO2 की रिएक्शन आप किससे कराओगे, NO2 प्लस में आप लेंगे, यहाँ ले लिया आपने सपोज H2, NO2 प्लस H2 ले लो, तो H2O से हमारा क्या बन जाएगा, NO2 प्लस H2O आएगा, है ना। यहाँ पर बना लो HNO3 बनाओ, और बाकी का आपका क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जो बचता है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। तो ये हो गया ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखो क्या होगा, प्रॉपर्टीज में आपका फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज, है ना। देखो फर्स्ट पॉइंट होगा कलर, देखो इसका, तो ये होती है कलरलेस बट, है ना। ये क्या होगा, ये जो नाइट्रिक एसिड होती है ये कलरलेस होती है, बट लाइट की प्रेजेंस में, अगर लाइट में आप इसको रखेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऐसा करो, बट इन प्रेजेंस ऑफ light, but in presence of light it shows ब्राउन कलर। ठीक है बच्चों, तो आपको ये याद रखना है, ब्राउन कलर ये कब शो करेगी, जब ये लाइट की प्रेजेंस में आएगी। और अब वैसे तो ये क्या होती है, कलरलेस होती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक तो ये हो गया कलरलेस होती है, और दूसरा हो गया आपका सेकेंड, ये एक ऐसा एसिड है जिसकी प्रेजेंस की वजह से आपकी जो स्किन होगी वो येलो कलर की हो जाएगी। अगर ये आपकी स्किन पर लगता है HNO3 तो येलो कलर की हो जाती है। वो इस वजह से बच्चों, क्योंकि जो प्रोटीन हमारे स्किन पर होता है उस प्रोटीन को ये येलो कलर में कन्वर्ट कर देती है HNO3, जिससे जो येलो कलर का जो प्रोटीन बन जाता है उसको बोलते हैं ज़ैंथोप्रोटीन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, तो लिख लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ
या फिर ड्यू टू लिख लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HNO3, HNO3 skin becomes yellow, skin becomes yellow, skin becomes yellow because skin becomes yellow because protein of skin also becomes yellow and it is called xanthoprotein। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, HNO3 की प्रेजेंस में जो प्रोटीन बनेगा xanthoprotein, उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो येलो कलर में चेंज हो जाएगी, यानी कि जहां ये लगेगा वहां येलो कलर की स्किन आपकी दिखेगी, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अब एक जो मेन प्रॉपर्टी बच्चों इसकी है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये HNO3 इज एन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कैसे करता है, तो उसकी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। ठीक है, देखो सपोज आपने लिया HNO3, तो HNO3 बच्चों पहले इसको कन्वर्ट कराते हैं हम। सपोज HNO3 है, इसको आप अगर डिकम्पोज कराते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा आपका क्या बन जाएगा, इससे NO2 बना लो प्लस वाटर मॉलिक्यूल बना लो, है ना, इस टाइप से, प्लस में एक नासेंट ऑक्सीजन निकाल दो, इस टाइप से ये डिकम्पोज होता है। ये HNO3 जो है ये इस टाइप से डिकम्पोज हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, सपोज आप रिएक्शंस लेते हैं कुछ ऐसी जहां पर ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो आपने यहाँ क्या लिया, I2 ले लिया, प्लस में आप अगर लेते हैं HNO3, तो ये बच्चों क्या होगा, इस टाइप से शो करेगा, HiO3 प्लस में आपका वही NO2 प्लस वाटर निकल जाएगा। तो ये इस टाइप की रिएक्शंस बहुत सारी हैं जिनमें ये क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। सपोज यहाँ ले रहे हैं आप CHNO3 प्लस आप ले रहे हैं, तो ये इस टाइप से C प्लस HNO3 लेंगे कार्बन, तो ये आपका क्या बना देगा, CO2 बनाएगा उधर, और प्लस में इधर आपका सेम वही चीजें, या इधर इसको यहाँ लिख देंगे तो प्लस NO2 प्लस H2O। तो जो इस टाइप से कुछ रिएक्शंस है जिनमें ये क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और चीज है जो जहां पर ये क्या करता है, शुगर जो होती है, शुगर को बच्चों ये ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ एक और आप लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट या फिर इट ऑक्सीडाइज या फिर HNO3 ऑक्सीडाइज शुगर टू ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करेगा, यहाँ देखो आप C12H22O11, है ना। अगर आप इस टाइप से लेते हैं C12, अब यहाँ के लिए आपने HNO3, तो क्या बनाएगा, ऑक्सैलिक एसिड बना लो, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, प्लस में आपका जो बचेगा क्या है, आपका वही H2O और NO2। तो इस टाइप से बच्चों ये क्या शो करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है HNO3। तो ये थी बच्चों आपकी HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं, हाँ इसके पहले हम जैसे नाइट्रोजन का वो अमोनिया गैस भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन के सारे हैलाइड्स और ऑक्साइड्स सारे खत्म होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, है ना। फास्फोरस के जितने ऑक्सी एसिड्स बनते हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखो फर्स्ट होगा आपका ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, है ना, हेडिंग डालना है आपको, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, है ना। अब देखो, अब इसमें डिफरेंट टाइप के ऑक्सी एसिड्स होते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट में मैं लिखता हूं, आपको ऐसे पॉइंट वाइज लिखते जाना है। इसको बोलेंगे बच्चों हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस पहला है आपका हाइपोफॉस्फोरस, है ना, हाइपोफॉस्फोरस। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है H3PO2। ये याद रखेंगे आप, आपको ये याद रखना है। ये जो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स है ना, इनको पूछा जाता है
कि कौन मोनोबेसिक होता है, कौन डाइबेसिक होता है, कौन टेट्राबेसिक, ट्राइबेसिक, इस टाइप के सारे इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है। तो जैसे फर्स्ट हो गया आपका हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO2। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, स्ट्रक्चर बना लो। देखो ये है आपका क्या P, अब यहाँ डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन रहेगा आपका। अब कितने ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन रिमेनिंग है एक ऑक्सीजन, तो ये OH बना दो, ये H और ये H, इस टाइप से बन गया बच्चों। तो ये तो हो गया आपका हाइपोफॉस्फोरस। अब ये कैसा है ये कैसा है बच्चों, ये मोनोबेसिक है। ये इसको आपको ये जो पॉइंट्स है इसके, ये पॉइंट्स इस टाइप से इसमें साइड में लिख लेना है, मोनोबेसिक एसिड। ये किस टाइप का एसिड हुआ, मोनोबेसिक। अब क्या करेगा ये सॉल्ट बनाएगा ना, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक मतलब एसिड सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट, इस टाइप के सॉल्ट भी बनाते हैं ये। तो ये कैसे बनाएगा बच्चों, नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनाता है वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज आप यहाँ इसकी रिएक्शन कराओ किससे, H, ये यही मैं इसके साथ एक यहाँ पर लिख देता हूँ। सपोज आपने इसकी रिएक्शन कराई बेस से, है ना, NaOH, तो क्या बनाएगा, ये Na यहाँ जुड़ जाएगा, ये OH जो है आपका, ये H जो है, ये H आपका हट जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका ऐसा। देखो ये हो गया आपका P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ आपका ONA, और यहाँ रह जाएगा H और ये H। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप से रिएक्शंस आपको बताना है। और यहाँ एक चीज और याद रखना है, इसमें हाइड्रोजन फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं तो वो भी लिख लेना है। तो देखो ये तो हो गया आपका कैसा नॉर्मल सॉल्ट बना रहा है। एक पॉइंट और ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है कि फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, तो 2 pH बॉन्ड्स प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको याद रखना है ये फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में। तो फर्स्ट आपका हाइपोफॉस्फोरस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्थोफॉस्फोरस, है ना। नेक्स्ट है आपका, ये हटा देता हूं मैं, ऑर्थोफॉस्फोरस। अब देखो ऑर्थोफॉस फॉर्मूला याद रखते जाना, फॉर्मूले से आपको समझ में आएगा, आगे भी इन्हीं से रिलेटेड आपके अलग अलग आ जाएंगे। यहाँ और हाइपो था, अब ऑर्थो आ गया, तो ऑर्थोफॉस्फोरस कैसा होगा देख लो। ऑर्थोफॉस्फोरस कैसा होगा, ऑर्थोफॉस्फोरस होगा बच्चों आपका H3PO, यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो वो बन जाएगा आपका H3PO3, है ना। तो देखो ये कर दिया मैंने, H3PO3 बना लो। ये H3PO3 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, बनाना आ जाएगा क्या आपको। ये आपका फॉस्फोरस हम लेते हैं सेंटर में, अब इस पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रख दो। अब 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन से, ये देखो यहाँ मैं जोड़ देता हूँ, ये देखो ऐसा हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ तो आपको ऑक्सीजन 4 हो गए ना, तो आपको यहाँ एक हाइड्रोजन रखना है सिर्फ। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखो अब क्या बताना है, सेम वही चीजें। ये कैसा एसिड हुआ, कैसा किस टाइप का होगा, मोनो या डाई, डाया होगा ना। 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनको ये डोनेट कर सकता है। तो देखना आपको ये है कि ये क्या कौन किस टाइप का एसिड है, तो ये है आपका डाई एसिड, डाइबेसिक एसिड, है ना, डाइबेसिक एसिड। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया बच्चों। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 1 pH बॉन्ड प्रेजेंट, है ना। तो 1 pH बॉन्ड यानी कि 1 फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। अब ये सॉल्ट किस टाइप के बनाएगा, ये सेम ही सॉल्ट बनाएगा प्लस एसिड सॉल्ट, है ना। ये 2 टाइप के सॉल्ट बनाएगा। तो एक बनाएगा आपका नॉर्मल सॉल्ट, तो इसको मैं दोनों इस टाइप से लिख देता हूं, 2 सॉल्ट फॉर्मेशन, है ना, 2 सॉल्ट फॉर्म्स। तो फर्स्ट होगा आपका नॉर्मल सॉल्ट, है ना, और एक होगा कैसा आपका नॉर्मल सॉल्ट, प्लस एक होगा आपका सेकंड कौन सा, एसिडिक सॉल्ट, है ना, एसिडिक सॉल्ट। तो ये कैसे बनेगा, जरा रिएक्शन देखो क्या करना है। फर्स्ट आपको अगर एक बार आप NaOH की रिएक्शन कराओगे, है ना, ये ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज देखो H3PO3, तो आप NaOH ऐसे टाइप से रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ एक बार आप NaOH लेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, NaH2PO3 ऐसा बन जाएगा। तो ये है बच्चों आपका कैसा, ये है एसिड सॉल्ट। और नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनेगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा आपका इस टाइप से। यहाँ आप अगर 2 NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन आपके रिप्लेस होंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका Na2H, एक हाइड्रोजन हटेगा तो Na2HPO3। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका नॉर्मल सॉल्ट। और ये कैसा है, एसिडिक सॉल्ट। तो इस टाइप से आपको याद रखना, ये एसिडिक सॉल्ट है और ये है आपका नॉर्मल सॉल्ट। तो ये होता है बच्चों ऑर्थोफॉस्फोरस हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट देखो अब आएगा आपका पायरोफॉस्फोरस।
देखो कितने पढ़े हमने, हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, और अब नेक्स्ट देखते हैं पायरोफॉस्फोरस। तो देखो पायरोफॉस्फोरस कैसा होगा, ये हटा देता हूं मैं यहाँ पे, आपको सिंपल सा इसमें फॉर्मूला याद रखना है। देखो पायरोफॉस्फोरस है ना, देखो ये कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला होगा आपका H4PO5 हो जाएगा, P2O5 हो जाएगा, है ना। देखो फॉर्मूला कंफर्म कर लेते हैं, P2O5 बिल्कुल सही लिखा है। तो अब इसको, इसकी आपको रिएक्शन देखना है। जैसे अभी हमने क्या बनाया था, ऑर्थोफॉस्फोरस बनाया था, तो यहाँ पर एक काम करो, 2 ऑर्थोफॉस्फोरस ले लो। यहाँ आप क्या लोगे, 2 ऑर्थोफॉस्फोरस जो अभी लिया था हमने, बना उसकी जो स्ट्रक्चर बनती थी ये इस टाइप से। ऑर्थोफॉस्फोरस ऐसा था आपका, ये एक हाइड्रोजन, एक पीएच बॉन्ड था उसमें, बाकी के 2 क्या थे, हाइड्रोक्साइड्स जुड़े थे उसमें। तो प्लस में आप यहाँ पर फिर से एक और क्या ले लोगे, ये हो गया आपका, ये इस टाइप से बन गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें से क्या करना है आपको, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, यहाँ से सपोज आप इस टाइप से ले रहे हैं, एक OH और एक H इसका निकला, तो यहाँ हो जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। अगर रिप्लेस कराते हैं तो अब क्या बचेगा, उधर देखो, यहाँ हो जाएगा आपका ये एक फॉस्फोरस, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हुआ तो एक ऑक्सीजन रिमेनिंग है, तो यहाँ बन जाएगा आपका इस टाइप से, दोनों फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, और इधर जो बाकी है आपका वही, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ एक OH ग्रुप है, यहाँ भी एक OH है, और यहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि ये कौन सा बना आपका, पायरोफॉस्फोरस, है ना। तो पायरोफॉस्फोरस का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हमने देख लिया है। 2 ऑर्थोफॉस्फोरस लेंगे, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस करा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका क्या, पायरोफॉस्फोरस। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं। हाँ, ये बेसिक किस टाइप का होगा, डायबेसिक होगा, सिंपल है, यही आपको याद रखना है बस। अब एक PHO, ये इस टाइप का भी आपको याद रखना, चलो मैं दोनों यहाँ लिख देता हूँ, डायबेसिक, और अगला बताओ फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। किसमें होता है ये, पायरोफॉस्फोरस में। यहां तक समझा। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। ठीक है, फिर चलो ये देखते हैं ये क्या होता है। ऑर्थोफॉस्फोरस हो गया आपका, अब देखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक। अब हमें क्या बताना है, ऑर्थोफॉस्फोरिक। देखो ऑर्थो, और यहां से अब ये हटा दो फॉस्फोरस और लगा दो फॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, है ना। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने क्या बनाया था, अभी हमने बनाया था पायरोफॉस्फोरस। अब देखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक। अब ऑर्थोफॉस्फोरिक का फॉर्मूला होगा H3PO4। देख ये होगा आपका H3PO4। बनाओ जरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये है आपका फॉस्फोरस, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका H हाइड्रोजन 3 है, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके स्टेप से। अब देखना है ऑक्सीजन कितने हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ भी ऑक्सीजन और यहाँ भी ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्या, ऑर्थोफॉस्फोरिक। अब इसको इसके बारे में भाई फिर से पॉइंट्स बताने हैं आपको। पॉइंट कैसे बताओगे, देखो फर्स्ट तो होगा आपका ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक देखो यही है ना, हाइड्रोजन जो है, जो ये क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन सारे डोनेट कर सकता है। तो इनके प्लेस पर क्या होगा आपका, Na जुड़ेगा जब आप बेस के साथ रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये एक तो हो गया ट्राइबेसिक एसिड। अब आपको देखना है इसमें फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक भी नहीं है। अब देखना है आपको सॉल्ट कितने फॉर्मेशन करेगा, तो 3 टाइप के सॉल्ट्स बनाएगा। ठीक है बच्चों, 3 सॉल्ट से ये बनाएगा, तो किस टाइप के होंगे, देखो 2 एसिडिक होगा और 1 नॉर्मल होगा। याद रखना है आपको क्या चीज, कि 2 एसिडिक सॉल्ट बनाएगा और 1 नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेंगे, देखो एसिडिक सॉल्ट ऐसे बनेंगे कि ये होगा आपका, सपोज आप लेते हैं 1 Na, है ना, 1 Na लेते हैं, तो 1 टाइम आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो यहाँ क्या बनेगा आपका H3PO, सॉरी यहाँ एक Na जोड़ दो, तो NaH2PO4 ऐसा बनेगा। अगर एक हाइड्रोजन से एक NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो 1 NaOH, अगर 2 NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, 2 NaOH से अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो ये होगा बच्चों आपका कैसा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपके निकल जाएंगे। ठीक, तो ये होगा आपका, ये भी एसिडिक हुआ, और ये भी आपका क्या होगा NaHPO, ये हो जाएगा NaHPO4। ठीक है, अब अगर आप ट्राई उससे रिएक्शन कराते हैं, अगर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर NaOH ले लेते हैं,
3NaOH अगर आप लेते हैं तो ये तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे। तो फिर आपका कैसा बन जाएगा बच्चों, ये है, ये वाला नॉर्मल है, ये दोनों कैसे थे, एसिडिक थे। अब ये बन जाएगा आपका Na3, यहाँ आप 2 लगा दो, है ना, और ये बन जाएगा Na3PO4। तो ये बन गया बच्चों नॉर्मल सॉल्ट। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि ये वाला कौन सा पढ़ा हमने, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब नेक्स्ट आ जाओ पायरोफॉस्फोरिक, ठीक है बच्चों। तो पायरोफॉस्फोरिक कैसा होगा देख लेते हैं जरा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड होगा आपका, देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला इसका क्या होगा, H4P2O7, ठीक है, H4P2O7। तो अब आपको याद रखना है, फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक से बनाएंगे बच्चों, ठीक है। इसको किससे बनाते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक। अभी हमने फॉर्मूला लिया था, देखो कैसे बनेगा। यहाँ एक हो गया फॉस्फोरस आपका इस टाइप से, यहाँ आपका क्या रहेगा ऐसा, ठीक है। देखो OH, इधर भी आपका OH इस टाइप से, ठीक है। प्लस में फिर आप ऑर्थोफॉस्फोरिक लेंगे तो इस टाइप से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ हो जाएगा आपका OH OH और OH इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से फिर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल आप रिप्लेस कराओगे तो यहाँ क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल अभी मैंने बताया था ऐसा है ना, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा आपका। अब देखो क्या बच रहा है, यहाँ फिर फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, तो देखो ये POP है ना, ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहा है। अब आपको बाकी जो बचता है रिमेनिंग है वो लगा देना है, तो देखो यहाँ OH हो गया, यहाँ OH, और यहाँ भी आपका OH, और ये इधर भी ये OH लग गया, ठीक है। अब ये आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो इसमें ऐसा वैसा है। तो बच्चों ये बना आपका क्या, टेट्राबेसिक, है ना। ये किस टाइप का बेसिक बना आपका, टेट्राबेसिक। तो ये हो गया आपका, इसमें पॉइंट आप लिखेंगे तो इसमें लिख लेना है टेट्राबेसिक बनेगा, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाओ हाइपोफॉस्फोरिक। अब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनेगा, तो वो देख लो। हाइपोफॉस्फोरिक आपका बनेगा, हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखो हाइपोफॉस्फोरिक का, हाइपोफॉस्फोरिक होगा आपका H4P2O6, है ना। हाइपोफॉस्फोरिक का फॉर्मूला होगा H4P2O6। अब देखो अभी हमने क्या बनाया था, अभी बनाया था हमने पायरोफॉस्फोरिक, है ना। तो पायरोफॉस्फोरिक से अब हमें बनाना है क्या, ऑर्थो वो अपना हाइपोफॉस्फोरिक। अब बनाओ कैसे करना है, H4 लिया है, अभी हमने लिया था पायरोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक का को ले यहां पर लेंगे हम इस टाइप से, ये पायरोफॉस्फोरिक है हमारा, अभी बनाया था हमने, यहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ भी डबल। अब क्या करना है, इसमें से क्या रिप्लेस कराएंगे, इसमें से एक नासेंट ऑक्सीजन निकाल दो, ठीक है। इसमें से नासेंट ऑक्सीजन हम निकालेंगे तो यहाँ क्या बनेगा देखो आप, अब देखो इधर क्या बनना है, ये ऑक्सीजन निकाल दोगे तो ये आपका PP, और ये आपका P, और ये है OH, ये OH, और ये है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये, ठीक है बच्चों। तो अब इसको, इसके बारे में आपको क्या देखना है कि ये PP बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि इन विच ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस PP बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो आपको याद रखना है PP बॉन्ड इस ऑक्साइड में प्रेजेंट रहता है, ये ऑक्सी एसिड भी है, इसका ऑक्साइड है, तो इसको आपको याद रखना है कि PP बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, तो एक आपका यहाँ क्या है, 1 PP बॉन्ड, यानी कि 1 फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि ये इतने सारे जो हमने पढ़े हैं अभी, हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस, फिर हमने वापस उनके फॉस्फोरिक पढ़े हैं, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, इस टाइप से फिर आपका ये कौन सा है, हाइपोफॉस्फोरिक। ये सारे एसिड्स जो हैं ये किसके हैं बच्चों, फॉस्फोरस के। अब लास्ट आपका एक बचता है, वो है आपका मोनोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो वो भी मैं करा देता हूं। तो मोनोफॉस्फोरिक एसिड आपका कैसा होगा बच्चों, देखते हैं। ये होगा HPO3, लास्ट आपका बचा है वो है आपका कैसा, जो भी नंबर उसका हो, तो ये है आपका मोनोफॉस्फोरिक, मोनोफॉस्फोरिक एसिड। देखो ये कैसा होता है, ये होता है आपका H3, ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला भी लिख लेंगे, H3P
HPO3 ऐसा करो, HPO3 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला होता है मोनोफॉस्फोरिक एसिड का। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका? स्ट्रक्चर देखो, ये बनेगा आपका HPO3 बना रहा है, मतलब यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन तो एक ही है, तो यहाँ आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, और ये एक OH बन जाएगा। समझे बच्चों? तो इस टाइप से। अब एक चीज और याद रखना है, इट इज एग्जिस्ट एज पॉलीमर। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए है, ये जो मोनोफॉस्फोरिक एसिड है ये आपका इस टाइप से फॉर्मूला स्ट्रक्चर इसकी बनती है, बट इट इज एग्जिस्ट एज पॉलीमर, है ना। तो ये पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब पॉलीमर के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा तो वो भी मैं बता देता हूं आपको, सिंपल सा है। इधर देखो, ये इस टाइप से जो ये एक इसका क्या बन रहा है आपका, एक इस टाइप से ट्रायगोनल स्ट्रक्चर जो ये बना रहा है, तो इसमें जो ये ऑक्सीजन है, ये इसका ऑक्सीजन ये अगले इधर फास्फोरस से अटैच रहेगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका ये हट जाएगा, और इधर एक और ये अदर फास्फोरस से अटैच हो जाएगा। इस टाइप से ये क्या बनाएगा, एक पॉलीमर टाइप की स्ट्रक्चर बना लेगा, यानी कि जिस टाइप से कार्बन जो बेंजीन में जुड़े होते हैं उस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो यहाँ तक आपको जितना इंपॉर्टेंट था वो सारी चीजें मैंने कवर करा दी। ठीक, अब लास्ट इसका एक बचता है बच्चों, फॉस्फीन गैस, है ना। तो फॉस्फीन गैस क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। देखो PH3 जिसको बोलते हैं हम, तो PH3 आपको याद रखना है, फॉस्फीन गैस। फॉस्फीन गैस आपको पढ़ना है, तो फॉस्फीन गैस सबसे पहले मैं आपको उसकी रिएक्शन और प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो रिएक्शन क्या होगी, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको लेना है। देखो फॉस्फीन गैस हेडिंग डालना है, फॉस्फीन गैस, फॉस्फीन गैस, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉस्फीन गैस तो ये है क्या, फास्फोरस का ही एक, फास्फोरस जैसे हाइड्राइड मान सकते हैं हम, हाइड्राइड फास्फोरस का। जैसे NH3 अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है, उसी टाइप से ये भी एक फास्फोरस का हाइड्राइड है। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा इसका, PH3, है ना, ये इसको बोलते हैं फॉस्फीन। अब देखो ये जो फास्फोरस होता है ये P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, यानी कि जब भी आप कभी फास्फोरस एटम लेते हैं तो वो सिंगल एटम आप सिंगल P आप नहीं ले सकते, सिंगल फास्फोरस आप नहीं लेते हैं, हमेशा P4 के फॉर्म में। तो अब देखो P4 अगर आप लेंगे तो P4 आप ऐसा कर सकते हैं कि हाफ P4 ले लें, है ना। इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन देख लो, प्रिपरेशन प्रिपरेशन अब देखो रिएक्शन, इसकी फर्स्ट रिएक्शन क्या है, तो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी हाफ P4 अगर आपने लिया, और आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, है ना। NaOH प्लस में आप क्या लेते हैं, H2O भी ले लो। चलो तो ये इस टाइप से इसकी रिएक्शन अगर हो तो आपको बनाना क्या है, मेन आपका बनेगा, एक तो बनेगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा इसमें। तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कैसे बनेगा, NaHPO2 प्लस में एक इंपोर्टेंट जो है आपका वो बन जाएगा फॉस्फीन गैस, PH3। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि ये क्या है, हाइपोफॉस्फोर आपका, सॉरी ये तो फॉस्फीन गैस है, तो फॉस्फीन गैस की प्रिपरेशन इस टाइप से हो जाएगी। प्रॉपर्टीज में लिख लेना है आपको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिंपली आप पढ़ लेंगे। जैसे कलरलेस गैस होती हैं इस टाइप से, और कुछ जैसे पॉइजनस होती हैं नेचर में, इस टाइप की प्रॉपर्टीज इसकी हो जाए। चलो मैं लिख देता हूं, जैसे प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे इसमें, प्रॉपर्टीज देखो, कलरलेस गैस ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइजनस, है ना। तो नेचर में कैसी होती है, पॉइजनस होती है। इस टाइप की बच्चों इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। तो ये हुआ आपका नाइट्रोजन फैमिली पूरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ठीक, देखो ऑक्सीजन फैमिली आपका, ऑक्सीजन फैमिली देखो एटम्स देख लेते हैं सारे ऑक्सीजन फैमिली के। जैसे आपका होगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। ठीक है, इस टाइप से ऑक्सीजन फैमिली है। एटॉमिक नंबर्स इनके देख लो, एटॉमिक नंबर सिंपल है आपका। जैसे इस टाइप, इसके पहले आपका नाइट्रोजन फैमिली जो था उसके एक एक नंबर आगे बढ़ता जाएगा, इनकेस होगा ना, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो वही सेम यहाँ पर एटॉमिक नंबर्स में भी देखना है। नाइट्रोजन का जैसे 7 था तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 8, अब सल्फर का, फास्फोरस का 15, इसका हो जाएगा 16, सेलेनियम का हो जाएगा आपका 33, और इसका 34 हो जाएगा, एक ज्यादा 34, और टेलोरियम का हो जाएगा आपका 52, और पोलोनियम का हो जाएगा 84। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर्स। अब देखना है आपको जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका।
जनरल फॉर्मूला तो वही NH2NP। अच्छा हाँ, एक चीज है, जैसे हम जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे तो उसमें नाइट्रोजन फैमिली के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर होता था आपका NH2NP3, क्योंकि उनके एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ ऑक्सीजन फैमिली में जो जनरल फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका NH2 और NP4, ठीक है। तो ये इनके P में कितना आएगा बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी हमने 15 फैमिली पढ़ लिया है, अभी कौन सा है हमारा 16। 17 पर कौन आएगा, हैलोजन, और 18 पर आपका जीरो ग्रुप आता है जो कि नोबेल केसेस का होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखना है आपको क्या, अब देखना है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप हेडिंग डालेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक साइज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है आपकी, इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है आपका एटॉमिक साइज। देखो बताओ एटॉमिक साइज क्या होगा, सिंपली टॉप टू बॉटम डिक्रीज इंक्रीज होता है ना, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, यानी कि ऑक्सीजन, इसके बाद सल्फर, इस टाइप से आपका टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा एटॉमिक साइज। नेक्स्ट देखते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वही आपका टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, है ना, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता रहेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है वो अभी मैंने इसके लास्ट वाले वीडियो में बताया था, जो हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे। तो ये इस टाइप से डिक्रीज होगा। अब इसके बाद आपका अगर आप लेते हैं और क्या ले सकते हैं, इसमें कौन कौन से यहाँ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, ये भी हमने पढ़ लिया था, है ना। तो इसके बाद क्या, ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो पूरे ग्रुप के मेंबर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो डिफरेंट पॉइंट आते हैं वो हम केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं, या इसमें भी जैसे जो पॉइंट अलग है उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पॉइंट कैसे हैं, सपोज एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम आपका इंक्रीज हो रहा है तो सभी में इंक्रीज होगा, ठीक है। वैसे ही अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है तो सभी में डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देख लिया। अब कैटिनेशन, कैटिनेशन कैसे होता है, देखो कैटिनेशन के लिए मैं आपको कार्बन फैमिली से थोड़ा सा वहां से यहां तक का बता दूं। सपोज आप कार्बन फैमिली लेते हैं तो कार्बन, उसके बाद कौन आएगा आपका कार्बन फैमिली में, सिलिकॉन, इस टाइप से जर्मेनियम, ये ऐसे चलता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि कैटिनेशन पावर जो है ये कार्बन एटम की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। कार्बन फैमिली में अगर हमने कैटिनेशन देखना है तो वो इस टाइप से होगा। अब सेकंड, अभी हमने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पर आपका फास्फोरस का कैटिनेशन मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ आपको सेकंड ग्रुप में, अभी हमने जो लास्ट ग्रुप पढ़ा था उसमें इस टाइप से हो गया था। अब आता है आपका कौन, ऑक्सीजन फैमिली, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों क्या होगा आपका, इसमें होगा सल्फर, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है सल्फर, उसके बाद फिर आपका होगा सेलेनियम, इस टाइप से चलता रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का कैटिनेशन बहुत ही लो होता है, लेस होता है, ठीक है। तो सल्फर का ज्यादा होता है, तो आपको क्या याद रखना है, सल्फर, सेलेनियम, इस टाइप से आपको चलना है, ठीक। तो अब आपको ये पॉइंट्स जो थे फिजिकल प्रॉपर्टीज के ये समझ में आए। अब इनके एलोट्रोप्स देख लेते हैं। एलोट्रोप्स कैसे होंगे बच्चों, एलोट्रोप्स इनके होते हैं, ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं, एक होता है आपका O2 और एक होता है O3, ये होता है ओजोन, है ना। तो ये आपको याद रखना है, O2 और O3। वैसे ही ये जो सल्फर है, सल्फर के भी 2 एलोट्रोप्स होते हैं बच्चों। तो एक होता है आपका सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे आपका, एक होगा रोम्बिक, रोम्बिक रोम्बिक सल्फर, और एक होता है आपका मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है बच्चों। तो ये है, ये एलोट्रोप्स हम आगे पढ़ेंगे और भी डिटेल में। तो इस टाइप से आपको ये मेन पॉइंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो क्या हो सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो रूम टेम्परेचर पर O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है, इसका एक स्टेटमेंट है, ये है O2 एग्जिस्ट एज ऑक्सीजन, ऐसा लिखो, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 at room temperature due to 2p pi 2p pi बॉन्ड, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या हो रहा है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे से, कि जो ऑक्सीजन होगा, जैसे कि मैं आपको एक बार इसको बता ही देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पॉइंट आपको चल रहा है तो आपको याद रहेगा। एक ऑक्सीजन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 8, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका 1s2 2s2 2p में कितना है 4 है।
तो ये जो P में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको आप अगर इस टाइप से बनाएंगे, ये आपने बनाया तो 1 2 3 एंड 4 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। तो इनमें से यहाँ पर कितने बॉन्ड है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन ये है कैसा बच्चों, आपका 2p है, ठीक। और अगर एक और ऑक्सीजन अगर आप ले रहे हैं, उसकी रिएक्शन आप फिर से ऑक्सीजन के साथ, यानी कि 2 ऑक्सीजन मिलकर के O2 फॉर्मेशन करेंगे, तो उसमें भी सेम ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर आपका उसका एटॉमिक नंबर 8 ही है, सेम है दोनों का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम ही रहेगा। तो 2p में 4 रहेगा, तो 4 आप 2p को यहाँ लिखिए, p को, है ना। इस टाइप से अगर हम लिखते हैं, ये 2p हो गया, 2p में 4 और यहाँ 2s में 2 और 1s में 2, ऐसा मैंने उल्टा कर दिया इधर। तो अब देखो इसको बना के देखोगे तो 1 2 3 एंड 4 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आपके। तो ये जो यहाँ मत रखो, इसको ऐसे रखो। ये अगर आपका, ये मैंने उल्टा कर दिया। तो अब देखो ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे। तो एक बॉन्ड तो बच्चों ये बनाएंगे सिग्मा, ये वाला बॉन्ड जो बनाएंगे ये सिग्मा है। तो अब ये एक बॉन्ड जो बनाएंगे, ये बॉन्ड आपका कैसा बनेगा बच्चों, ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये पाई बॉन्ड जो बनेगा, ये कैसा बन रहा है, ये आपको याद रखना है कि इसका भी कौन सा ऑर्बिटल है 2p, और इसका भी कौन सा है 2p। तो ये 2p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन, और ये रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, O2 के फॉर्म में। यहां तक समझ में आया। तो अब आपको देखना है सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ इसके साथ कंटिन्यू कर लो, ये एक स्टेटमेंट था जो पूरा कंप्लीट कर लेना आप लोग। तो ये ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू 2p बॉन्ड, बट सल्फर एग्जिस्ट एज S8, है ना, S8, यानी कि सल्फर के कितने एटम एक साथ होते हैं, सल्फर के 8 एटम एक साथ होते हैं ड्यू टू 3p पाई बॉन्ड, है ना। देखो वहां हमने क्या देखा था, 2p पाई बन रहा था, क्योंकि वहां पर 2p में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा था। अब यहाँ s के केस में क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा। तो 3p में ये जाने की वजह से इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा आपका 3p पाई, और उसके वजह से ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 के फॉर्म में। अब देखो जरा इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, S8 के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है। देखो सल्फर जो है उसके अगर 8 एटम्स एक साथ रहते हैं ऐसे, तो ये क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये है आपका ये इस टाइप से बनाते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। देखो कितने हो गए, 3 + 4 7 + 6 8 हो गए। तो ये 8 जो आपके सल्फर हैं वो इस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर ऐसी बनती है। अब इनके जो यहाँ का जो ये बॉन्ड एंगल होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये होता है 107 डिग्री का, ठीक बच्चों। तो ये तो हुआ S8, बट अगर ये S6 के फॉर्म में होता है तब क्या होगा, तो S6 के फॉर्म में बच्चों ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वो भी देख लो, सल्फर अगर 6 एटम एक साथ रहते हैं तो वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो ये देखो, ये होगा आपका, ये बच्चों ये चेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करना है। तो इस टाइप से ये क्या है आपका, ये है चेयर फॉर्म, और इसको बोलेंगे हम क्या, आपके एटम्स कितने हैं, 6 एटम्स है, तो S6। इस टाइप से बच्चों ये एग्जिस्ट करता है सल्फर रूम टेम्परेचर पर S8 के फॉर्म में। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनती है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या शो करते हैं, तो ये देख लो, नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही अभी हम पढ़ रहे हैं। तो देखो ऑक्सीजन और सल्फर, यहां मैं ऑक्सीजन के बता देता हूं, इधर सल्फर के बता देता हूं। देखो ऑक्सीजन आपका -2 कहां शो करेगा, H2O के फॉर्म में। वाटर मॉलिक्यूल जब बनाता है तो H2O के फॉर्म में। अगर H2O2 यानी कि ये क्या है, पर ऑक्साइड है, तो अगर ये पर ऑक्साइड बनता है हाइड्रोजन के साथ तो ये -1 शो करता है। एक और बनता है बच्चों ऑक्सीजन का बनता है सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड के केस में वो -½ शो करता है, ठीक है। सपोज हमने लिया KO2, तो यहाँ ये क्या करेगा, पोटेशियम के पास तो +1 रहता है, तो इसके पास, एक ऑक्सीजन के पास -1 होना चाहिए। तो एक ऑक्सीजन के पास माइनस नहीं, एक ऑक्सीजन के पास हाफ माइनस होना चाहिए, तब दो ऑक्सीजन का मिला के -1 होगा, और पोटेशियम और दोनों फिर बैलेंस हो पाएंगे। तो यहाँ ये कितना शो करता है, -1। वैसे ही अगर
हेलाइट्स देखें इनके, तो हेलाइट्स में आप OF2 लेंगे तो यहाँ ये शो करता है +2, है ना। और वैसे ही अगर आप O2F2 लेते हैं तो यहाँ ये शो करेगा +1, और अगर आप O2 या O3 लेते हैं तो यहाँ ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। समझे बच्चों? तो यहाँ ये तो था ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर्स। अब यहाँ सल्फर का देखो, तो सल्फर आपका SO2 H2S के फॉर्म में, H2S के फॉर्म में -2 शो करता है। वैसे ही हेलाइट्स के फॉर्म में क्या करेगा, SF2 के फॉर्म में ये करेगा +2, SF4 के करेगा ये कितना +4, और आपका अगर SF6 बनाना है तो ये करेगा आपका +6। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आपको याद रखना है डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक, तो यहां तक हुआ। अब नेक्स्ट आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल हो गई आपकी, अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी इनकी। केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इनके हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स पढ़ लो जरा, हाइड्रेट्स कैसे होंगे। हाइड्रेट्स देखो, हाइड्रेट्स होंगे आपके H2S H2O इस टाइप के, है ना। ऑक्सीजन से ले लो, ऑक्सीजन के कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन, तो H2O H2S H2Se H2Te इस टाइप से। ठीक, अब देखो इनके हैलाइड्स के कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। हैलाइड्स के पॉइंट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो इनका थर्मल स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी तो बच्चों आपको पता है टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। ये अगर आप H2O लेते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी मैक्सिमम इसकी होगी, फिर इससे कम, इस टाइप से डिक्रीज होती जाएगी। फिर अगर सेकेंड पॉइंट आप लेते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी आपका टॉप टू बॉटम, रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है आपका टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, यानी कि टॉप पे आपका डिक्रीज होगा, फिर नीचे जाते जाते इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। सपोज आप यहाँ लिखते हैं H2O, तो H2O का रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपका क्या होगा, कम, फिर उससे ज्यादा उधर सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम उस टाइप से नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप देख लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा थर्ड आपका। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ तो आपका टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही होगा, क्योंकि साइज स्मॉल रहेगा तो वो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, लेस एसिडिक। और मोर एसिडिक कब होगा, जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये भी आपका H2O से कहां तक, ये क्या होगा, इस टाइप से इंक्रीज होगा। यहां तक समझे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट है एक बॉइलिंग पॉइंट वाला। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट आपका सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका H2S, उससे ज्यादा होगा आपका H2Se, यानी कि सेलेनियम का जो है H2Se, फिर उससे ज्यादा होगा आपका H2Te टेलोरियम, और उससे ज्यादा होगा आपका H2O का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर आपको याद रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका हाइड्रोजन, ये इसका H2O का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये हमने पेरियोडिसिटी वाले में पढ़ रखा है, केमिकल बॉन्डिंग वाले में, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। आप लोग और वहां थोड़ा डिटेल में पढ़ लें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो इस टाइप से ये तो हो गए आपके हाइड्रेट्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्साइड्स पर, है ना। ऑक्साइड्स को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो जरा। ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, है ना। हाइड्राइड्स क्या होंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अब ऑक्साइड्स देख लेते हैं। तो ऑक्साइड सारे मैं पूरे ग्रुप को यहाँ लिखता हूँ। जैसे सपोज सल्फर लिया हमने, सेलेनियम लिया, टेलोरियम और पोलोनियम। ठीक है, अब देखना है ये किस टाइप के ऑक्साइड्स बना लेता है। तो ये बनाता है बच्चों, ये SO2 बनाता है ना, प्लस S क्या बनाता है आपका, ये मोनोऑक्साइड भी बनाता है। मोनोऑक्साइड बनाता है, डाइऑक्साइड बनाता है। तो पहले मोनो ले लो, तो ये हो गया आपका मोनो, डाई और ट्राई, इस टाइप के ये तीन ऑक्साइड्स बनाता है। सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, अब सेलेनियम क्या बनाता है बच्चों, ये देख लेंगे। सेलेनियम आपका डाई नहीं बना, मोनो नहीं बनाता है, ये डाई बनाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है, ये होगा डाई ऑक्साइड और ये हो गया आपका ट्राई ऑक्साइड। अब देखो एक नेक्स्ट अगला है आपका टेलोरियम। तो टेलोरियम आपका मोनो भी बनाता है, तो TeO, फिर TeO2, फिर TeO,
3, ठीक है। इस टाइप से ये तीनों आपके ऑक्साइड्स बनाता है। अब पोलोनियम क्या करता है, पोलोनियम जो है वो मोनो एंड डाई, ओनली मोनो एंड डाई ऑक्साइड्स बनाता है। तो इस टाइप से बच्चों ये हो गए इसके ऑक्साइड्स। अब देखते हैं जरा ये जो सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं इसमें SO2 और SO3 कैसे फॉर्म होता है, इनकी फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन देख लेते हैं किस टाइप से बनता है, फिर अगला हम पढ़ते हैं इनके हैलाइड्स, ठीक। तो चलो अभी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर किसकी डिस्कस कर रहे हैं, SO2 और SO3। तो देखो SO2 के केस में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो ये है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है 16, तो 16 में इसका 3p 3s2 3p कितना होगा 4 होगा। तो 3p ये जो 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें क्या होगा, देखो आपके किसके साथ बॉन्डिंग कराना है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग, तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है 2 बॉन्ड, और 2 ऑक्सीजन से तो 4 बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब यहाँ अगर आप एटम की ये इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में, तो वो कैसे होंगे देखना, यहाँ p में 3 ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3। अब देखो यहाँ आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, अब इसके पास तो 2 ही बॉन्ड, आगे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्ड कितने 4 फॉर्मेशन कराना है, तो कैसे बनेगा फिर SO2। तो अब देखो क्या होगा, सल्फर को एक्साइट कराते हैं, यानी कि वन टाइम एक्साइटेशन स्टेट में ले जाएंगे, तो ये जो यहाँ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसने रखा था ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बच्चों 3D में, ठीक है। तो 3D में जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें से एक ये हो जाएगा आपका यहाँ प्रमोट हो जाएगा। तो जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन 3D में प्रमोट करा देगा। तो यहाँ आपके 3 ऑर्बिटल्स में क्या होगा 1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और एक हो गया 3D में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब आपके पास कितने ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन का जो एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहाँ होगा वो सिग्मा बॉन्ड और एक होगा आपका क्या पाई बॉन्ड। तो ये हो गया आपका, एक और ऑक्सीजन आएगा तो उसका एक यहाँ सिग्मा और एक यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। तो अब आपको याद क्या रखना है कि SO2 की अगर स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो ये क्या होगा आपका, SO2 की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस टाइप से आपका ये होगा, ये इस टाइप से बनेगा बच्चों, बेंड शेप में बनेगा SO2। तो अब आपको क्या याद रखना है कि ये कितनी बार एक्साइट इसको कराया तब आपका क्या बना SO2, तो वन टाइम एक्साइटेशन स्टेट में ले जाना पड़ा। अब नेक्स्ट देखना है कि बॉन्ड किस टाइप के फॉर्म हो रहे हैं। तो देखो ये तो था आपका कैसा p पाई, आपको क्या याद रखना है इनके बॉन्ड्स के वो टाइप भी याद रखना है, किस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक बॉन्ड ये जो जैसे ऑक्सीजन का P और इसका P, तो ये कैसा बना p पाई, और एक जो बना है आपका ऑक्सीजन का P और इसका D, तो इसको बोलेंगे बच्चों p पाई D पाई। एक बॉन्ड जो आपका बनेगा ये कैसा बनेगा यहाँ पर p पाई और D पाई, ठीक है। तो इस टाइप से अगला जो एक ये SO2 की स्ट्रक्चर जो है ये इस टाइप से हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाओ आपका SO3। तो SO3 कैसे बनेगा देखो जरा, SO3 में एक ऑक्सीजन और बढ़ जाएगा, तो अब आपको क्या करना है फिर से एक्साइटेशन स्टेट में ले जाना पड़ेगा। तो क्या करना है, टोटल आपको चाहिए 3 2 6 बॉन्ड, है ना। सल्फर में ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो 3 के लिए 6 चाहिए, तो 6 बॉन्ड आप फॉर्मेशन कराएंगे। तो यहाँ फिर से आपका 3s2 है, 3p4 है और 3d अभी वैकेंट है। बट आप अगर सल्फर को एक्साइटेशन स्टेट में ले जाते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा, तो यहाँ बचे आपके 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1, तो यहाँ 1 2 3 इस टाइप से फिल करते हैं और एक 3D में 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तब भी आपके 4 ही हो रहे हैं। तो अभी आपको 2 और चाहिए वैकेंट, तो वो कहां से, 2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो कहां से लाओगे, तो एक काम करते हैं सल्फर को अगेन एक्साइटेशन स्टेट में ले जाते हैं, यानी कि ये 2 एक्साइटेशन स्टेट में जब जाएगा तो ये अपना 3s का एक इलेक्ट्रॉन भी कहां प्रमोट कराएगा 3D में, ठीक है बच्चों। तो 3D में कितने हो गए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ कितना रह गया 3s में 1। अब देखो अब बॉन्डिंग कराएंगे तो कैसे होगा, ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब एक और ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन होगा, अगेन एक और ऑक्सीजन का यहाँ फॉर्मेशन होगा। तो अब आपके पास बचे कितने 3 बॉन्ड्स, तो 3 में से इस ऑक्सीजन का एक पाई बॉन्ड आप यहाँ बनाओगे तो ये बना आपका p पाई, ठीक है। इस ऑक्सीजन का एक पाई बॉन्ड यहाँ बनाएंगे तो ये बन गया आपका डी पाई, और इस वाले ऑक्सीजन का एक और बॉन्ड जो वैकेंट है तो वो होगा आपका डी पाई, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आपका SO3 फॉर्मेशन होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी वो देख लो। तो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी बच्चों, ये हो गया डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड, और ये भी हो गया डबल बॉन्डेड। अब आपको बताना है कि कितने p पाई और कितने d पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक ऑक्सीजन जो पहला है उसमें p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको यहाँ बताना है 1 p पाई
पी पाई बॉन्ड। अब यहाँ क्या है, ये दोनों बॉन्ड तो आपके डी पाई बन रहे हैं ना, तो यहाँ आपको सिंपल इस टाइप से बना देना है पी पाई डी पाई। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है कि SO3 जो बनता है वो 2 टाइम सल्फर को एक्साइटेड स्टेट में ले जा करके हम फॉर्मेशन कराते हैं, और उसमें कितने बॉन्ड पी पाई बनते हैं, तो यहाँ आपको याद रखना है 1 पी पाई बॉन्ड, और 2 आपके कैसे बनेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है कि इस टाइप से पी पाई डी पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है। तो ये तो था बच्चों सल्फर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट और इस टाइप के जो ऑक्साइड्स जो बनेंगे उनके बारे में हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हैलाइड्स। तो देखो हैलाइड्स में क्या होगा, हैलोजन के साथ रिएक्शन। तो हैलाइड्स हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस टाइप के हैलाइड्स से बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के हैलोजन्स बनते हैं आपके। सपोज एक तो है हेक्सा, है ना, हेक्सा हैलाइड्स ले लेते हैं SF6 हेक्सा हैलाइड्स इस टाइप के। और एक और बनता है ट्राई हैलाइड तो SF4। एक और बनता है डाई हैलाइड तो SF2 इस टाइप से बनता है। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन में भी क्या बनता है OF2 बनता है ना। तो ऑक्सीजन का पहले OF2 डाई हैलाइड, और फिर सल्फर का हो गया, सल्फर के तो इस टाइप के हो गए, तो इसको चलो डाई टेट्रा, और ये हो गया आपका कैसा हेक्सा, है ना, हेक्सा हैलाइड इस टाइप का बन गया। अब वैसे ही इसके आगे जैसे सेलेनियम में भी क्या बन जाएगा SEF6 बन जाएगा, ये भी हेक्सा का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस टाइप से आपको याद रखना है बच्चों। टेलुरियम जो है वो टेलुरियम क्या करता है 6Cl के साथ रिएक्शन करके इस टाइप का हैलाइड बनाता है हेक्सा हैलाइड। तो ये है हैलाइड्स इनके। अब इनमें हमें इनके स्ट्रक्चर्स देखना है कि किस टाइप से हेक्सा हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखो सल्फर में देखते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं हेक्सा हैलाइड सल्फर में। तो देखो सल्फर क्या है यहाँ पर आपका सेंट्रल मेटल एटम जैसा बन जाएगा क्योंकि ये सेंटर में रहेगा, और टोटल 6 आपके पास फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन आपको इस टाइप से जोड़ना पड़ेंगे। ये जोड़ दिया आपने, ये। अब देखो क्या ज्योमेट्री बन रही बच्चों इसकी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। और भी कुछ चीजें जैसे इसमें आपका हाँ एक चीज ये है कि इसको एक्साइट कितने टाइम आपने कराया तब जाके आपके सल्फर के 6 बॉन्ड बने, तो वो आपको देखना है। देखो सल्फर में जो है यहाँ मैं बता देता हूँ, सल्फर में एटॉमिक इसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो 3p में कितना 4 होता है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें 2। तो आपके पास फ्लोरीन कितने हैं 4 है ना, तो अब आप 6 है ना, सॉरी 6 है, तो आप इसको 3d में करा दो, प्रमोट करा दो इलेक्ट्रॉन को 3d में। तो यहाँ 3p में कितने रह गए 3, और 3d में 1 चला गया, लेकिन फिर भी आपका क्या हो रहा है अभी फ्लोरीन बाकी है। तो अब आप क्या करो, आप चले जाओ 3s में, 3s में 2 था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन फिर से आप प्रमोट करा दो d में, तो 3d में कितने चले गए 2, तो 3d में 2 हो गए, तो यहाँ आपके कितने हो गए 4 + 2 6 हो गए। यानी कुल मिला के बात ये है कि आपको याद रखना है कि सल्फर को 2 टाइम एक्साइटेशन स्टेट में ले जाएंगे तब फॉर्मेशन होगा किसका SF6 का। तो एक्साइटेशन स्टेट कितनी हुई यहाँ पर 2। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। और हाँ एक चीज और ये याद रखना है कि इसमें टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, इसमें कोई पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स इसमें बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका SF6। अब वैसे SF4 यानी कि ये तो कैसा था आपका हेक्सा हैलाइड, हेक्सा हैलाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम टेट्रा हैलाइड। अब टेट्रा हैलाइड कैसे बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर हम बना के देखते हैं। टेट्रा हैलाइड सिर्फ किसके साथ बन रहा है सल्फर के साथ, तो ये देखो टेट्रा हैलाइड में SF4 हो जाएगा, यानी कि 4 सल्फर 4 फ्लोरीन है आपके। अब देखो इसकी जो ज्योमेट्री कैसे बनेगी, ये बन जाएगा आपका सल्फर, ये होगा सल्फर की ज्योमेट्री बनेगी आपकी किस टाइप से, हाँ सल्फर की। यहाँ SF4 के केस में, SF4 के केस में आपका ज्योमेट्री बनेगी इसकी कैसी सीसा, है ना, इसको बोलते हैं सीसा ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर रिमेनिंग रहता है। लोन पेयर रिमेनिंग कैसे रहेगा जरा देखें। तो देखो एटम इसका 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स 4, अब 3p में 4 हैं, उसमें से एक आप 3d में प्रमोट करा दो, तो कितने हो गए आपके पास 3 यहाँ हो गए 3p में, और उधर हो गए कितने आपके पास 3p में 3 और 3d में 2 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 5, और 5 आप 4 होंगे ना, सॉरी 3p में 3 है और एक 2 नहीं कराना है, उधर हमें क्या करना है, देखो इसको मैं हटा देता हूं ऊपर का, ये हटा के ये आगे का बताता हूं।
जगह थोड़ा सा कम पड़ जाती है बोर्ड पर। ये देखो, ये जो टेट्रा हैलाइड हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होंगे, 4 सल्फर्स आपके हैं और एक लोन पेयर रिमेनिंग है। तो वो कैसे फॉर्मेशन हुआ वो देख ले। देखो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 सल्फर के केस में, और 3p में कितने रहते हैं, 4, और 3d आपका वैकेंट रहता है। बट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर सल्फर को आप 1 टाइम एक्साइट कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में, तो 3d में एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब देखो 1 2 एंड 3 इस टाइप से बन जाएगा। और यहाँ रहेगा आपका 3d में कितना, ये देखो ऑर्बिटल्स में ठीक से नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो ये है आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए यहाँ पर, और आपको ऐड किसको कराना है, बॉन्डिंग किसके कराना है, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन जोड़ दोगे यहाँ पर, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन इस टाइप से 4। तो ये हो गए, ये 4 फ्लोरीन्स हो गए। अब आपको क्या करना है, एक अनपेयर्ड, ये लोन पेयर भी तो रिमेनिंग है यहाँ पर, तो ये लोन पेयर भी आपको इसके साथ रखना है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों आपका सीसा शेप बोलते हैं जिसको, या इसको हाँ एक चीज याद रखना है आपको कि इसको आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये लोन पेयर ज्योमेट्री में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो जब भी किसी एटम पर लोन पेयर रिमेनिंग रहता है तो लोन पेयर कभी ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको आप शेप में डिस्कस कर सकते हैं। तो शेप में बच्चों इसका के शेप बन रहा है, के शेप बन रहा है, ये भी आप याद रख सकते हैं, या सीसा फॉर्म, सीसा शेप बन रहा है, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो इस टाइप से बच्चों ये हुआ टेट्राहेलाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डाइहेलाइड। देखो डाइहेलाइड कैसे बनेगा जरा देखो। डाइहेलाइड के केस में क्या होगा, 2 हेलोजन जुड़ेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें OF2 की, तो OF2 या फिर SF2, तो इनमें ऑक्सीजन के साथ आपके क्या बनेंगे, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स रहते हैं, तो यहाँ आपका एक फ्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ फ्लोरीन जुड़ जाएगा, तो इस टाइप से एक लोन पेयर यहाँ और एक लोन पेयर। सेम वैसे ही बच्चों आपका यहाँ सल्फर के केस में भी एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, तो 2 लोन पेयर रिमेनिंग रहेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि इस टाइप से ये डाइहेलाइड्स के फॉर्म होते हैं। अब शेप कैसी होगी इन दोनों की, इन दोनों की शेप होती है बच्चों बेंट शेप, ठीक है। क्योंकि 2 लोन पेयर की वजह से ये जो बॉन्ड लीनियर मत बना देना, क्योंकि ये बॉन्ड आपके क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर से रिपेल होते हैं, तो रिपल्शन की वजह से ये लीनियर नहीं होकर के बेंट शेप में हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि हैलाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं ऑक्सीजन फैमिली में।